हम लोग एनसीईआरटी की बात की जाए तो भारत सरकार ने ही इसकी स्थापना की है, कोई अलग से इसके लिए मतलब कि बोर्ड वोर्ड नहीं बना था। 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर वहां से जोड़ दो तो इसका आपके क्या 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पे 2-3 नई चीजें भी, जैसे बाल वाटिका लॉन्च किया गया। बाल वाटिका क्या है सर? बाल वाटिका 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल पढ़ाई को कैसे अच्छा बनाया जाए वो है। बाल वाटिका 3 से लेकर 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए ऑडियो और वीडियो के जरिए कैसे पढ़ाई को इंटरेक्टिव बनाया जाए, ये भी इस बार लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इसी अवसर पे एक दीक्षा 2.0 भी लॉन्च किया गया। ये क्या है सर? ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये सब याद रखना, ये काम आता है। ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और साथ ही साथ एक लॉन्च किया गया प्रशस्त 2.0। प्रशस्त 2.0 ये क्या है सर? प्रशस्त 2.0 ये दिव्यांग लोगों की पहचान करके उनको पढ़ाई करने में मदद करने के लिए है। तो जब इस बार हम लोगों का 65वां स्थापना दिवस एनसीईआरटी का मनाया गया, उस अवसर पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बाल वाटिका, दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 को लॉन्च किया है। ये तीनों क्या है ये भी मैंने आपको बताया। और अगर हम लोग बात कर ले कि सर एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, 1 सितंबर के दिन हुई थी। क्लियर हुआ सभी के लिए? चलिए, तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान जी 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के फाउंडेशन डे पे बोलते हुए, ठीक है ना। याद अब जितने लोग लेट जुड़ते जा रहे हो, अब वो बात ध्यान रखना कि भाई आज से हम लोग 1 साल वाला करंट अफेयर भी क्लास के लास्ट से स्टार्ट करेंगे रिवीजन। पहले रोज रेगुलर करंट अफेयर चलेगा, रेगुलर वाला। 21वां युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? 21वां युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास। देखिए सर, अगर हम लोग युद्धाभ्यास की बात करें, ये हो क्यों रहा है? पहले तो ये जान लो कि ये भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। भारत और अमेरिका इसका आयोजन कहां कर रहे हैं सर? ये 2 सप्ताह के लिए हो रहा है। 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 14 सितंबर तक चलेगा। इस बार इसका आयोजन हो रहा है अलास्का में, ठीक है, अलास्का जो यूएसए, अलास्का में इस बार इसका आयोजन हो रहा है। इस अभ्यास की अगर बात किया जाए तो जैसे कि पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से सेना, अमेरिकन सेना के साथ कदम ताल करेगी, पहाड़ी इलाकों में युद्ध, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए ये किया जा रहा है। ड्रोन रोधी, जैसे कि आजकल तो लड़ाई ड्रोन की खूब चल रही है, तो ड्रोन रोधी युद्ध, ये कैसे किसी दुश्मन देश के ड्रोन वगैरह को रोका जाए, इसके लिए ये अभ्यास होता है। और अगर इस बार हम लोग बात करें तो ये 21वां नंबर का युद्धाभ्यास है। ये वाला पॉइंट भी याद रखना, 21वें नंबर का है जो भारत और अमेरिका कर रहे हैं। भारत की तरफ से चेन्नई, मतलब मद्रास रेजिमेंट, जैसे इसमें जो भारत की मद्रास रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है, वहीं जो आपके ये भारत की तरफ से मद्रास रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है, वहीं आपके अमेरिका का बॉब कैट्स, ठीक है ना, बॉब कैट्स यूनिट ने इसमें भाग लिया है। बॉब कैट्स यूनिट ने भाग लिया है। तो हमेशा भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास नाम से अभ्यास किया जाता है और ये वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व मद्रास रेजिमेंट ने किया है और वहीं अमेरिकी सेना का प्रतिनिधित्व बॉब कैट्स ने किया है, ठीक है, बॉब कैट्स ने किया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत और अमेरिका के बीच 21वां युद्धाभ्यास हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो 4था बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास भारत में हुआ, जिसे आप टेबल टॉप अभ्यास भी कह रहे हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ जोधपुर में। ड्रोन प्रहार भारत और म्यांमार, भारत ने किया म्यांमार सीमा के पास। दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास सिक्किम में भारतीय सेना ने किया। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? एक्चुअली भारतीय वायुसेना के रख रखाव प्रमुख संजीव घुराटिया जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये है आपके संजीव घुराटिया जी। आप सोचो कि सेना में सब कुछ कितना अच्छा, सेना का ड्रेस, वायु सेना का इन लोग का यूनिफॉर्म देखो तो बड़ा अच्छी फीलिंग आती है ना, कि मतलब ये बहुत, अब देखो ये कितने अच्छे से यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग के चेहरे पे ऐसे लगा के, ऐसे अगर ये टोपी लगाना रहे तो हम लोग
वो हो जाएंगे, जबकि इनके लिए ये प्राउड मूवमेंट है और देखने में भी कितना अच्छा। और हमको सेना में, वैसे सेना का तो सारा ड्रेस अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी कोई पूछे तो ये जो डार्क ग्रीन वाला जो कलर होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कलर डार्क वाला। अब ये सब ठीक है कि व्हाइट पहन ले, ये पहन ले, वो आर्मी वाला पूरा पहन लिया जाए, लेकिन एक होता है पसंद कि अगर आपको आपके भारतीय सेना की 4-5 ड्रेस दी जाए तो हमको ये वाला बड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं सेना में बाई द वे गया होता या मुझे कभी कोई कहे कि यार एक दिन के लिए तुम पहनो, तो मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगा कि मुझे ये ग्रीन वाला चाहिए भाई, टोटल ग्रीन जो है। खैर, तो एयर मार्शल संजीव घुराटिया को इंडियन एयरफोर्स रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। शिवम श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि सर वरदान बैच का टाइम क्या है? 4 बजे है। कल इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, आज पहली क्लास हो जाएगी उसकी, ठीक है। अगला, डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? डच ग्रैंड प्रिक्स 2000, बेल्जियम, स्पेनिश, मियामी, बहरीन, सऊदी अरब, चाइनीज। क्या क्या बोल दिए गुरु? मैंने बोला क्या क्या मैंने बोला है? बेल्जियम, चाइनीज, बहरीन, मियामी। अच्छा सर, मतलब आप कह रहे हैं बेल्जियम, ठीक है बेल्जियम। आपने बोला सर चाइना या चाइनीज, आपने बोला बहरीन, आपने बोला मियामी, और आपने बोला सऊदी अरब। ये सऊदी अरब, अच्छा ठीक है, ये इतना नाम मैंने बोला। साथ ही साथ अब मैं आपको और ब्रिटिश, हंगरी, मोनाको, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलियन, क्या क्या आप नाम बोल रहे हैं सर आप? अब पेन का कलर जरा सा बदल दें। मैंने बोला ब्रिटिश, ठीक है, मैंने बोला ऑस्ट्रिया, मैंने बोला हंगरी, मैंने बोला मोनाको, ठीक है ना, मोनाको, और मैंने बोला ऑस्ट्रेलियन। चलो ऑस्ट्रेलियन। इसका मतलब समझ रहे हो मैंने क्या क्या बोल दिया? मैंने ये बोला कि ये जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्कर पियास्त्री ने डच ग्रैंड प्रिक्स जिसकी शुरुआत पहली बार 1950 में हुआ था, उसको तो जीता ही जीता। साथ ही साथ बेल्जियम भी ऑस्कर पियास्त्री, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स भी ऑस्कर पियास्त्री, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी ऑस्कर पियास्त्री, मियामी ग्रैंड प्रिक्स भी ऑस्कर पियास्त्री, और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स भी ऑस्कर पियास्त्री, जो कि मैक्लॉरेन के लिए गाड़ी चलाते हैं, मैक्लॉरेन के लिए ड्राइविंग करते हैं। फिर हमने बोला कि सर ब्रिटिश, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मोनाको, ऑस्ट्रेलियन, ये जितने के जितने हैं, इन सब को जीतने वाला कौन है? लैंडो नॉरिस। तो अगर आपको, ये भी मैक्लॉरेन के लिए ही चलाते हैं, अगर आपको 2 नाम याद हैं, ठीक है ना, अगर आपको 2 नाम याद हैं तो समझ लो कि कम से कम तुमको 8-10 ठो याद है। एक ऑस्कर पियास्त्री का नाम, क्योंकि उसने इस 2025 में न सिर्फ डच, बेल्जियम, चाइनीज, बहरीन, मियामी, सऊदी अरब सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। मैक्स वेरस्टेपन जो कि रेडबुल का है, उसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ये जो मैक्स वेरस्टेपन है, इसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है ना। और अमेलिया करके एक है, वो भी मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। बाकी सब यही 2 ठो जीतते हैं, एक ऑस्कर पियास्त्री और एक लैंडो नॉरिस। अच्छा, अब देखो पिछली बार का जो सीजीएल हुआ था, तो जो ये ग्रैंड प्रिक्स होता है, इसने पूछा था, इसी डच ग्रैंड प्रिक्स का ही पूछ दिया था कि कितने लैप और कितने दूरी का होता है। याद रखना, जैसे ये रेसिंग जो होती है, जैसे ये सर्किट में रेसिंग होती है, ये 1 सर्किट, 2 सर्किट, ऐसे, तो इस तरीके के कई चक्कर पूरा करने होते हैं। याद रखना, जो एक सर्किट होता है, हालांकि वो एक ही में घुमाते रहते हैं, जो एक सर्किट होता है वो करीब 4.259 किलोमीटर का होता है। 4 पॉइंट, ये मतलब जानकारी के लिए कि कम से कम 259 किलोमीटर एक सर्किट। और इस तरीके के 72 लैप्स, जैसे आप 72 बार आपको चक्कर लगाना होता है। एक बार में अगर आपसे कभी कोई पूछ दे कि ग्रैंड प्रिक्स में सर्किट की, जिसपे ये लोग कार चलाते हैं, वो कितनी लंबी होती, तो 4.259 किलोमीटर। इसको 72 चक्कर लगाना पड़ता है, तो टोटल जो चक्कर आता है वो आ जाता है मतलब 306.59 किलोमीटर। ये इतना चक्कर लगाना पड़ता है। और ये चक्कर, अब जैसे ये वाला अभी आपके डच ग्रैंड प्रिक्स है और जीता किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने। तो ये 72 चक्कर इसका ऑस्कर पियास्त्री ने 1 घंटा
8 मिनट में पूरा किया। मतलब अगर आप ऐसे देखें तो 1 घंटे में ऑस्कर पियास्त्री ने 306 किलोमीटर गाड़ी चलाई। ठीक है, अब ये वो वाला डेटा है जैसे कभी कभी पेपर में नहीं आता कि एक मैराथन कितने मील का होता है, उसी तरीके से हम लोग ग्रैंड प्रिक्स कार रेस तो कई बार पढ़ते हैं कि इतना कार रेस हो रहा है, लेकिन उसका जो स्टैटिक वाला ये पोर्शन आज के बाद याद रखना कि एक लैप 4.259 किलोमीटर का होता है। हर रेस में करीब 72 लैप्स, 72 बार इसको घूमना होता है। 72 का तुम इसमें गुणा करोगे तो लगभग इतना ही आएगा। ठीक है ना, इतना ही आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये जो व्यक्ति है आपके ऑस्कर पियास्त्री, इसने 1 घंटे 8 मिनट में 306.587 किलोमीटर गाड़ी चलाई है 1 घंटे में। ठीक है ना, तो अब आप वो देख लीजिएगा। तो अब आज के बाद ये बात क्लियर रहना चाहिए भैया, और उससे ज्यादा आपको क्लियर ये वाला पॉइंट होना चाहिए कि सब ऑस्कर पियास्त्री जीता है, और ब्रिटिश, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मोनाको, ऑस्ट्रेलियन सब लैंडो नॉरिस जीता है। ठीक है, अब देखो इसमें 8-10 हो गया, एक आंखों क्वेश्चन आ जाता है। वैसे एक बात अपने मन की मैं बताऊं, आजकल करंट अफेयर में से 2-3 चीजें गायब हो रही हैं। एक निधन वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक ये ग्रैंड प्रिक्स वाले क्वेश्चन कम पूछ रहा है। निधन, ग्रैंड प्रिक्स और एक मैंने और कोई आइडेंटिफाई किया था, हाँ, बुक एंड ऑथर्स। करंट का नहीं, ये 3 टॉपिक हैं जो आजकल करंट से गायब से होते जा रहे हैं। मतलब नहीं पूछ रहा है या कम पूछ रहा है तो फिर क्या ही बोलना है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पे आएंगे। मिशेल स्टार्क, वैसे कल जब हम ये न्यूज पढ़े तो मेरे मन में बड़ी खुशी भी हुई, थोड़ा सा इतना सा दुख हुआ कि अच्छा प्लेयर संन्यास ले लिया। बाकी मुझे तो बड़ी खुशी मिली कि T20 से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ने संन्यास ले लिया है। अगर हम मिशेल स्टार्क की बात करें तो ये 2012 ईस्वी में पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किए थे। T20 की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो ये वनडे इंटरनेशनल 2010 से खेल रहे हैं, लेकिन अगर T20 से संन्यास लिए तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इन्होंने टोटल अब तक 65 मैच खेले हैं, जिनमें 79 विकेट इन्होंने लिए हैं। ये मैं सब T20 की बात कर रहा हूं, सब T20 की। इन्होंने क्यों संन्यास लिया सर? ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हमको T20 नहीं खेलना है, हमको खेलना है क्या, टेस्ट और वनडे। तो टेस्ट और वनडे में अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए 35 वर्ष आयु के खिलाड़ी मिशेल स्टार्क ने T20 से इस्तीफा ले लिया। और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पैसा के लिए टेस्ट और वनडे छोड़ के खाली T20 खेलना चाहते हैं कि IPL खेल लो पैसा बन जाएगा, छोटके छोटके लीग वाले मैच खेल लो पैसा बन जाएगा। लेकिन विदेश थोड़ा आगे है ना, तो उसके कुछ कारण भी है। अब ये चाहता तो 20 ओवर में 4 ओवर खाली फेंकना होता है, ज्यादा पैसा था, कमा सकता था, लेकिन इसने अपने ऑस्ट्रेलिया को तहरीर दिया कि नहीं भाई, मैं अपने देश के लिए वनडे खेलूंगा, 5 दिन वाला मैच खेलूंगा, 80-80 ओवर फेंकूंगा 5 दिन में, 4 ओवर नहीं। समझ रहे हो? तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि इसने T20 से संन्यास लिया, लेकिन अपने देश के लिए अंतरराष्ट्रीय सफर T20। क्लियर है ना? निकोलस पूरन को देखो, वेस्ट इंडीज वाले को, एक निकोलस पूरन है, वो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलता था, अभी उसकी एज 29 साल है। उसने टेस्ट मैच से भी संन्यास ले लिया, वनडे से ले लिया, वेस्ट इंडीज को छोड़ दिया। अब खाली घूम घूम करके वो खेलता है लीग वाले मैच, IPL जैसे, पैसा कमा रहा है। अपने एकदम बढ़िया करिया है, एकदम काला मस्त टाइप का दिखता है एकदम। अब विदेशी लड़की से शादी वादी करके अपना बढ़िया चला रहा है। अब विदेशी लड़की शादी की कहती होगी कि हाई खाना है, हाउ पहनना है, हाई करना है, तो कहा लो तुम्हारे लिए क्रिकेटर छोड़ दे रहे हैं। एक लोग पूछ रहे हैं कि सर वरदान बैच का तारीख और समय बताइए। वरदान बैच कल इंट्रोडक्शन हुआ है, आज इसकी फर्स्ट क्लास चलेगी। कै बजे चलती है सर? 4 PM पे चलती है। ठीक है ना? वरदान बैच का जो लोग जानना चाह रहे हैं, एक लोग लिख रहे हैं कि सर प्लीज बताइए मुझे। तो भाई वरदान बैच की आज पहली क्लास चलने वाली है। कल इंट्रोडक्शन टाइप का मैंने लिया है, थोड़ा बहुत अनुच्छेद बताया है ये। ठीक है, हो गया। चलिए, तो जो जिसको वरदान बैच जानना हो जान लो, 4 बजे ये पढ़ाता हूं एप्लीकेशन पे। हाल ही में भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? देखो एक चीज जरा समझना, लेखा महानियंत्रक मतलब ये है CAG, ठीक है ना? एक होता है CGA, तो क्षमा करिएगा, ये है CGA। पहले तो ये जानो CGA, ये कैग नहीं है।
कई लोग आर्टिकल 148 वाला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला समझ लेते हैं, कैग नहीं, ये कैग नहीं है, ये सीजीए है। ये क्या करता है, सबसे पहली बात जानो, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि कैग संवैधानिक निकाय है। जो आपका सीएजी होता है कैग, ये आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। ये संवैधानिक के अलावा ये स्वतंत्र निकाय भी नहीं है, ये स्वतंत्र निकाय भी नहीं है, ये विभाग के अंतर्गत काम करता है, ठीक है ना, वह विभाग, स्वतंत्र निकाय नहीं है। कौन, किसके बारे में ये मैं सब बोल रहा हूं, सीजीए के बारे में, सीजीए के बारे में। जबकि सीएजी कैग ये एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, ठीक है ना। ये स्वतंत्र निकाय क्यों नहीं है सर, पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, क्योंकि सर ये भारत सरकार के व्यय विभाग के अंतर्गत काम करता है, व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कैग और सीजीए में। उसके अलावा याद रखिएगा, ये संवैधानिक भी नहीं है सीजीए, स्वतंत्र निकाय भी नहीं है। और सर अगर हम लोग ये बात करें कि मेन रूप से क्या काम करता है, तो ये सरकार का प्रधान लेखाकार का काम करता है, ठीक है ना। ये सरकार का क्या करता है, प्रधान लेखाकार, ऑडिट का काम लेखाकार का कार्य करता है, ठीक है। और हाल फिलहाल में टीएस कल्याणी जी को, जो कि 1 सितंबर 2025 से अपने पद पर आ जाएंगी, 1991 बैच की आईसीएएस अधिकारी हैं, ये आई हैं इस नए पद पर। इन्होंने जिसका जगह लिया है एसएस दुबे जी का। अगर एसएस दुबे जी की बात की जाए तो एसएस दुबे जी ने 2023 में ज्वाइन किया था एज अ सीजीए, लेखा महानियंत्रक परीक्षक। अब उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और टीसीए कल्याणी जी सीजीए की, मतलब लेखा महानियंत्रक की, जिसे आप कहते हो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जबकि ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये बात है। और ये से संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है टीसीए कल्याणी जी, जो कि भारत की 29वां लेखा महानियंत्रक परीक्षक नियुक्त हुई हैं। अच्छा, टेबल ओबल बढ़िया